अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान में पिछले कुछ हम वक्त से देख रहे हैं जहां नए सूबों की नए इंतजामी यूनिट्स की डिबेट चल पड़ी है, वहीं ऐसा लगता है कि इस मोमेंटम के साथ अगले कुछ वक्त में हम इस हवाले से कानून साजी भी होते हुए देखेंगे। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में अपनी इनफरादी राय रखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क और हालात का तकाजा ये साबित करता है कि मौजूदा निज़ाम में जो खामियां मौजूद हैं उनको दूर किया जाना भी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे के दौरान दिफाई लिहाज से जितना मजबूत मुल्क बनकर सामने आया है, उसके बिल्कुल साथ ही पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर में पज़िराई भी मिली है, चाहे वो भारत से मुताल्लिक़ हो, चाहे अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हो, चाहे दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ हो। इसकी मिसाल हमें इस तरह भी मिल सकती है कि हम रिसेंटली देख रहे हैं फ्रांस 24 की तरफ से एक बड़ी मुफस्सिल इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है उसने पिछले इन चंद सालों में जो परफॉर्म किया है उससे अफ़गानिस्तान बेहतरी की तरफ जाने के बजाय मज़ीद ज़वाल पजीर हुआ है, और उसमें बहुत से फैक्टर्स को भी जो है वो हाईलाइट किया गया है। एक तरफ जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए अफ़गानिस्तान में अमरीकी सफारतखाना खोलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो भारत का इन्फ्लुएंस है वो भी दुनिया के सामने है, और शायद यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के बारे में जो दहशतगर्दी का अब खुलकर एक ताने बाने जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन और टीटीपी और अफ़गान तालिबान रजीम से जुड़े हुए हैं दुनिया के सामने आए हैं, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खुलकर सामने आ चुका है और उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़ी तक़वियत मिली है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की और इन पॉइंट्स पर आगे किस तरीके से चलना है यकीनन पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान है वो दहशतगर्दी के वाक़यात की जद में आ रहा है। इसी हवाले से कुछ तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट भी हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं, अहमद हसन अल-अरबी मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद हसन साहब, सर थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे सर कि वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया वक्तन फ़वक्तन कोट करता रहा है, कभी कभी अमेरिका में कुछ उनकी जो डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स थी उसमें भी सामने आता रहा, लेकिन अभी जो फ्रांस 24 के हवाले से चीज़ सामने आई है कि ये जो रजीम है एक तो गैर मुंतखब हुकूमत थी और दूसरा इसने पिछले 5 सालों में जो परफॉर्म किया, अगर वो देखा जाए तो उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़ी तक़वियत मिली है। आपकी क्या राय इस पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये जो रजीम हुकूमत में आई थी, ये आइसोलेशन में नहीं आई थी। एक पूरा एक कंडीशनल प्रोसेस था जिसके थ्रू ये आए थे, और इन्होंने आके कहा था कि हम एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आएंगे। इलामा इकबाल ने अफगानिस्तान के बारे में ये कहा था कि अगर साउथ एशिया या एशिया एज अ बॉडी ऑफ वाटर एंड क्ले, तो अफगानिस्तान एक दिल की हैसियत रखता है। अगर दिल करप्ट है तो वो पूरी बॉडी को करप्ट करेगा। उसी तरह आप देख रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरीके का टेररिज्म है, उसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ आपको एशिया तक महदूद नहीं नजर आ रही, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। अमेरिका के अंदर लास्ट जो वाशिंगटन के अंदर टेररिज्म का अटैक हुआ था, उसके अंदर अफगान की कार्रवाइयों में यूरोप के अंदर अफगान इन्वॉल्व रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अफगान इन्वॉल्व रहे हैं। और ये एक ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ था अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पे आपको दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी टेररिस्ट आउटफिट का एक शोरूम यहाँ पे आपको मिलेगा। सेंट्रल एशिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ईरान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, रशियन फॉरेन ऑफिस इनके खिलाफ बयान दे रहा है, चाइना इनके खिलाफ बयान दे रहा है। आइसोलेटेड इवेंट्स जो होते रहे चाइना और रशिया, सारे ममालिक अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन गजब, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान कर रहा था, और गजब हक की वजह से पूरी दुनिया की अटेंशन जो थी, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट था अफगानिस्तान, वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहा। अब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को देख रही है, पढ़ रही है, और आपको ज्यादा पढ़ने और समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट लुक एट इट, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू फैल रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये जो दहशतगर्दी है ये उसी तरह यूरोप के लिए भी थ्रेट है जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के लिए। इसी तरह आप यूनाइटेड नेशंस है, फिर उसके बाद आप देखें CNN BBC ने इसको कवर किया, उसके बाद डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज इसको कवर कर रही हैं। एक वजह इसकी ये भी है, दूसरी वजह ये भी है कि अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत ज्यादा एड्स आ रही हैं, यूरोप से भी आ रही हैं और बहुत सारे और दीगर ममालिक से भी आ रहे हैं। और वहां पे भी आपको गाहे बगाए आवाजें सुनने को मिलती थी कि अफगानिस्तान में जो एड के नाम पे आप पैसे भेज रहे हैं वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सो अब ये जो UN की रिपोर्ट आई है उसके बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान ने जो गजबुल हक ऑपरेशन वगैरह किए, हमने जिस तरीके से अफगानिस्तान को दुनिया में एक्सपोज किया है, तो उसकी वजह से अब ममालिक के लिए भी प्रेशर उनकी अपनी पॉपुलेशन की तरफ से जा रहा है कि जो आप पैसे अफगानिस्तान में ये 15 के करीब जो गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वॉरलॉर्ड्स, इनको आप दे रहे हैं, वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान का स्टांस जो है वो विंडिकेट भी हुआ है और उसको आगे लेकर भी दुनिया बढ़ रही है। अच्छा, ये बताएगा कि ये जो वहाँ पर इक्विपमेंट की फरावानी है, जैसे जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल है, कई जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि अमेरिका वहाँ पर छोड़ कर गया, और फिर जो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट्स के हवाले से भी, उससे आप क्या समझते हैं कि ये उनको बैरूनी जो तकनीकी मावनत है ये कहाँ से फराहम हो रही है? इसमें आया भारत इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है, ये कैसी इतनी असिस्टेंस उनको मिल रही है बगैर एजुकेशन, बगैर किसी तैयारी के? जी देखें, इंडिया की एक्सपर्टीज है इस ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये दहशतगर्दी है, चाहे आप मुक्तिबानी की बात करें, चाहे एलटीटीई की बात करें, चाहे आप टीटीपी की बात करें, बीएलए की बात करें, ये तो एक खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पहली सुसाइड बॉम्बिंग की जो कोरियोग्राफ की गई वो रॉ ने करवाई थी थिम्मोजी राजारत्नम के थ्रू। तो उनकी एक्सपर्टीज है इस फॉर्म ऑफ दहशतगर्दी के ऊपर। सो एक तो इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जब लाल किले पे खड़ा होकर ये कहता है कि मैं एक आवाज दूंगा और बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, और उसने खुद ये बात की अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अब से चंद साल कबल, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स कहाँ से पुल हो रहे हैं। जहां जहां पे आपको टीटीपी की अफगानिस्तान में कंसंट्रेशन ज्यादा नजर आएगी, कंधार में थी, कुनड़ में थी, खोस में थी, वहां वहां पे आपको ऑफिशियल या अनऑफिशियल इंडिया के काउंसलेट्स मिलेंगे। और फिर मजे की बात आपको मैं बताऊं कि जिन दो सूबों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है पख्तिका कोस्ट के अंदर टीटीपी की, उन सूबों में जो एक्टिव एनजीओज हैं वो दोनों इसराइली एनजीओज हैं, शे फाउंडेशन और इसराइल। सो इसराइल भी आपको यहाँ पे पूरी तरह इन्वॉल्व। आप हमारे ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है कि जब नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना है और मोदी वहां पे मिलने के लिए गया, और उसके फौरन बाद जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। सो इनको बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट हासिल है भारत की और इसराइल की, और ये इन्हीं दोनों ममालिक के अजाइम हैं। यही दोनों ममालिक चाहते हैं कि खत्ते में केओस फैले, खत्ते में बदमनी आए, खत्ते में दहशत गर्दी हो। उसी वही दहशत गर्दी वो जस्टिफिकेशन है जो मोदी को भी इक्तदार में रखती है, जो नेतन्याहू को भी इक्तदार में रखती है, और अफगानिस्तान के अंदर ये जो 12 के करीब गैंगस्टर्स हैं उनको भी इक्तदार में रखती हम्म। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि ये तमाम चीज़ें खामोशी से चलें, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि इसके वो नताइज मिल सकेंगे? क्योंकि जितना एडवांस तरीके से वो टेररिस्ट काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बैक टू बैक ऑपरेशंस लॉन्च तो किए हैं, लेकिन इंसिडेंट्स होना ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। देखें, पाकिस्तान के अंदर जहां तक हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं हम उसकी बात करें, तो पहले भी आपके शो में कई दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूं कि अब तकरीबन 700 के करीब काउंट होने वाला है दहशतगर्दों का, जो हमने जनवरी से लेकर अब तक बलूचिस्तान में जिनको इरेडिकेट किया है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जरीदों के मुताबिक 2000-2500 के करीब ये टोटल दहशतगर्द हैं। तो ये मेजर डिग्रेडेशन ऑपरेशन हो रहा है व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक्स बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन बात यह है कि दहशत गर्द का मुकाबला फौज करती है, दहशत गर्दी का मुकाबला सिस्टम करता है, और वहां पे गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बहुत बेहतरी की ज़रूरत है जहां जहां पे दहशत गर्दी है। कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं केपीके के अंदर कि फौजी गए, उन्होंने ऑपरेशन किया, इलाके को दहशत गर्दों से खाली कराया, खाली करा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, लेकिन वो उस तरीके से उस इलाके को फिर नहीं चला सके, जिसकी वजह से दोबारा दहशत गर्दी वहां पे पेनिट्रेट कर गई। सो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, केपीके में आ रही है, बलूचिस्तान में आ रही है, जहां पे उसका काइनेटिक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के अंदर जो और जुडिशरी के अंदर जो लूप होल्स हैं उसको भी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो होलसम अप्रोच जब तक नहीं होगी तब तक कॉम्प्रिहेंसिव, दहशत गर्दों को आप मारते रहेंगे, दहशत गर्दी को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक पूरे का पूरा सिस्टम, गवर्नेंस मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल उसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, लेकिन आपके ख़्याल में दोनों प्रोविंसेस में अलग अलग पॉलिसीज़ की बड़ी ज़रूरत है, चाहे केपी हो, बलूचिस्तान हो। आपको क्या लगता है कि एक तरफ हमारे ईरान है और एक तरफ हमारे अफ़गानिस्तान है, लेकिन ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान की वॉर के बाद ईरान से हमारे ऑब्वियसली टर्म्स बड़े अब मुख्तलिफ़ नौइयत के हो गए होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी को आगे लेकर चलने में कुछ ईरान भी उतना कोऑपरेट करेगा? क्योंकि ईरान में इंडियंस के लिए जितनी ओपन हार्टेडली मतलब उनको फैसिलिटेशंस मिलती थी, उसके ऊपर अब कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी आगे चलकर। देखिए, आई थिंक ईरान की लीडरशिप, आई एम होपफुल कि वो इतने सेंसिबल हैं कि उनको पता होगा कि किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ रोल इंडिया प्लेड ड्यूरिंग दिस एंटायर वॉर। जब इनका राइजिंग लाइन 1 हुआ तो वो जो ड्रोन जहां से निकल के इनके डिफेंस सिस्टम्स को लग रहे थे, वो फैक्ट्री एक इंडियन की थी जिसने ईरान के ऊपर जो है वो स्पाई किया इसराइल के बिहाफ के ऊपर। फिर उसके बाद जिस तरीके से नेतन्याहू मोदी का विजिट हुआ और उस विजिट के 1-2 दिन के अंदर अंदर फिर ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया, तो
आई एम ओनली होपफुल कि इरानियंस को ये बातें सारी वो नोटिस कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। जिस तरीके से चाबहार पोर्ट को एक इंटेलिजेंस हब बनाया इंडिया ने, और फिर उसके बाद ईरान को भी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को भी पहुंचाया। सो वन कैन ओनली होप कि जो नई लीडरशिप है ईरान के अंदर, वो अब इंडिया को उस असल लेंस से देखेंगे, उस लेंस से नहीं देखेंगे जो पिछले 20 25 30 सालों से देखते चले आए हैं। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान की जहां तक आपने बात की है, बलूचिस्तान हो या केपीके हो, अब देख जैसे बीएलए की अभी आजकल रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो अफगानिस्तान का एक और सूबा है निमरोज, तो वहां पे वो अपने बेस कैंप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये टेररिज्म जो है, इसके लिए अगेन आई वुड से कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, दिस इज नोन एज सिक्स जनरेशन एसिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन वॉर। इसमें कंफ्यूजन का एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो दहशतगर्द फैलाने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव वॉरफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ अगेन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के जो मामला हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये जिस तरह वॉरफेयर इवॉल्व करके लैंड एयर सी के साथ अब साइबर इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीजें साथ शामिल हो चुकी हैं, उसी तरह काउंटर टेररिज्म के अंदर भी आपकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, नैरेटिव, ये सारी चीजें साथ शामिल हो चुकी हैं काइनेटिक ऑपरेशंस के। और एक होलसम सिस्टम कर ही दहशतगर्दी का कॉम्प्रिहेंसिवली मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा अहमद, एक लास्ट क्वेश्चन है बट थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी उसमें है। ये जो हमारे पास इस वक्त नए इंतज़ामी यूनिट्स की, नए सूबों की बात हो रही है, अब ऑब्वियसली क्योंकि देखा जाए तो केपी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान इतने एडवांस नहीं है जितने के पंजाब है या सिंध है, और ऑब्वियसली मज़ीद उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो डिबेट है इसको आप कैसे देखते हैं कि इससे, और ख़ास तौर पर जो एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसको मज़ीद एम्पावर करने से, ये जो आप टेररिस्ट बात कर रहे थे कि टेररिस्ट और टेररिज्म में थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम नए इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो इससे कितनी बेहतरी आएगी? क्योंकि आजकल ये डिबेट बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है कि आया ये होने चाहिए या फिर एक ये यूजलेस एक्सरसाइज है। जी देखें, आप इस पे ये जो डिबेट है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फायदेमंद होगा या नहीं होगा, इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के सूबे बने हुए हैं, ये एक अनोमली है। ये एक, आप ये कह सकते हैं, इट्स अ मॉकरी। आप जितने भी फिलोसफर्स, आप जितने भी जिन्होंने गवर्नेंस के ऊपर काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया, आप मैक्स वेबर की बात कर लें, आप इब्न खल्दून की बात कर रहे हैं, आप इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर लें, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की बात, इवन आप मुस्लिम पिछले 1400 साल से इस्लाम के अंदर बाकायदा प्रिंसिपल प्रिंसिपल इस बात के ऊपर एग्री किया जाता है कि शहर अगर एक हद से बड़ा हो तो उसको दो शहरों में तकसीम कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप देखें, जो सूबों की इस वक्त हमारी फॉर्मेशन है वही डायकॉटमी है, उसी के अंदर डिसोनेंस है। 12 करोड़ वाले सूबे का भी एक चीफ मिनिस्टर है, 1.5 करोड़ वाले सूबे का भी एक चीफ मिनिस्टर है, अगर पॉपुलेशन के एतबार से देखें। फिर 44% ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान यूरोप के कई मुल्कों से ज्यादा बड़ा है, ठीक। और उसके ऊपर भी आपने देखा है कि इस तरीके से वहां पे भी एक चीफ मिनिस्टर। सो जब, और डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक एक मुल्क में हम रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की तो रूह है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमने 70 सालों में बहुत दफा कोशिश की है, लोकल बॉडी सिस्टम लेके आए हैं। कोई ऐसा लोकल बॉडी सिस्टम हम नहीं लेके आ सके जो सस्टेन किया हो, 20 25 साल 30 साल चला हो, जिसने अपनी बुनियाद रखी हो। प्रॉब्लम क्योंकि एक ही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सूबों के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान के ना आपको इंसाफ आपकी दहलीज पे मिलता है, ना आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपके साथ लेके चलती है, ना आप मॉडर्न दौर की मॉडर्न जरूरियात के मुताबिक अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जैसे अभी काउंटर टेररिज्म की हमने बात की, जैसे हमने गवर्नेंस की बात की, हमने जिस एस्पेक्ट को आप उठा के देखेंगे, एंड पे आपको सोल्यूशन एक ही मिलेगा कि उसके अंदर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, यानी डिवॉल्व होनी चाहिए पावर। अब चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे, किसी भी सूबे आप निकालें, कराची, कोयटा, लाहौर और पेशावर, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या उतनी ही तवज्जो जितनी अपने कैपिटल को, क्या पॉसिबल है इनके लिए वो तवज्जो पेरिफेरीज को देना? अब पंजाब की अगर आप बात करें, रहीम यार खां में अगर आपका एक केस वहां के किसी गरीब आदमी का सिविल कोर्ट में है, वो हाई कोर्ट में आ जाता है, तो उसको 12 घंटे का सफर करके वहां पे आना पड़ता है। सो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अवाम के अंदर वो जनरेशनल होती चली जा रही है। पाकिस्तान को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है कि जो रिफॉर्म्स को, जो दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है, जो पाकिस्तान ने फ्यूचर अपना देखना है अगले 20 साल 25 साल, उसकी बुनियाद आज रखेंगे तो कल जाके हम इस काबिल होंगे कि हम दुनिया के साथ compete कर सकें। और ये जो जितनी फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये तब तक कारआमद नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं आएंगी। और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ताकि अकाउंटेबिलिटी इनहांस हो सके, लोगों को, आवाम के साथ एक
जो डिस्कनेक्ट आ रहा है पॉलिटिशियंस का वो खत्म हो सके, अवामी नुमाइंदे अवाम को रिप्रेजेंट करें और अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एको हो, उसके लिए ये इनएविटेबल है, ये बिल्कुल सही। लग्जरी नहीं है, इट इज एन इनएविटेबिलिटी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ संगल अरबी थे, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। और एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमने जहां बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, वहीं ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए प्रोविंसेस की डिबेट चल पड़ी है, इसके ऊपर कुछ जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जहाँ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान में कुछ अरसे से डिबेट चल रही है नए सूबों के बारे में, और इसमें हर गुजरते वक्त के साथ कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ पहले सूबा सिंध और फिर पंजाब की बात हुई, अब उसमें KPK को भी शामिल किया गया है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की इस पर तकरीबन मुख्तलिफ राय नज़र आती है। और ये एक ऐसे वक्त में ये डिबेट सामने आ रही है जब इत्तलात ये हैं कि कुछ अरसे में इस किस्म की लेजिस्लेशंस की तरफ भी जाया जा सकता है। किस हद तक इसमें जहाँ हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती हैं, वहीं जो अपोजिशन की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपनी एक इनफरादी राय रखती हैं। इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील भी हैं अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, सर आपके वक्त का शुक्रिया। सर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जानने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो नए सूबों की डिबेट है बड़े अरसे से चली आ रही है, लेकिन इस मर्तबा इसने कुछ ज़ोर भी पकड़ा है और कहा जा रहा है कि ऐसी कानून साजी की तरफ भी जाया जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स, इसमें बज़ाहिर कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये वक्त की ज़रूरत है या एक गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है जिसमें हम जा रहे हैं? फ्रैंकली ये जो डिबेट, इसमें कोई शक नहीं है। अभी पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी एक बड़ी डिबेट चली थी, मैं आई वाज आल्सो देयर, और भी मुझे कल परसों भी एक जगह और बुलाया हुआ है यही इसी डिबेट के ऊपर। ये पूरे मुल्क में एक सिलसिला जो है इसको ओपन किया गया इस डिबेट को। लेकिन देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में तब्दील करना, छोटे डिवीजन इनकी सेगमेंटेशन करना, कोई एक इतना जो है शजर ममनुआ तो नहीं है। लेकिन ये टाइम नहीं है इस काम का। ये साइड ट्रैक किया जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान के मसाइल तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इससे। क्या आप देखिए कि सूबे अगर जो है इनकी फर्दर सेगमेंटेशन हो जाएगी तो यहाँ पे बड़ी गुड गवर्नेंस हो जाएगी। गुड गवर्नेंस के लिए तो कानून की बारदस्ती चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम चाहिए, ताकि करप्शन को आप कंट्रोल कर सकें। करप्शन तो एक रैम्पेट है जो इस सोसाइटी को तबाह कर चुकी है और कर रही है बड़ी तेजी से। उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं है उसके ऊपर, और खुली छुट्टी दी हुई है, इसलिए कि जुडिशरी जो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो एग्जीक्यूटिव के अंगूठे के नीचे है। ना कोई बोल सकते हैं, ना कोई जज को ऐसा फैसला दे सकता है। और खुले बंदों जो हैं, जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट आपने अभी अगर रिपोर्ट पढ़ी हो, अभी जुलाई में जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि 78 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कोई 78 बिलियन रुपीस पे ये प्रोजेक्ट जो है, जिनमें अब तक ना प्रोजेक्ट की शक्ल नजर आई है, और उसके ऊपर इतना यानी 78 बिलियन खर्च हो चुका है, दिखा दिया गया कि स्पेंड। अब देखिए, इससे बड़ा करप्शन का एक ये छोटी सी मिसाल दी है, पिछले साल की रिपोर्ट भी आपके सामने, जो इससे बहुत कई गुना ज्यादा थी। तो बात यह है कि प्रॉब्लम हमारी रूल ऑफ लॉ है, प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है कि उसके ऊपर कोई राइट लेफ्ट नहीं हो सकता, और उसके मुताबिक जो है निज़ाम को चलाया जाए। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है, और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का काम है ओबीडियंस ऑफ लॉ। जो कानून साजी करके वो एनफोर्स करने का ऐलान करते हैं, वो उसको ओबे करे। यहाँ उल्टी गंगा चल पड़ी है, इसलिए नुकसानात बड़े ज्यादा हैं। ये सिस्टम में नथिंग इज रॉन्ग विद द फ्रैगमेंटेशन। लेकिन वैसा सर, लेकिन एक बात और भी है ना कि आपकी अपनी वैसे क्या राय है या पॉलिटिकल पार्टी की, कि इस वक्त 3 सूबों की बड़ी डिबेट हो रही है। एक तो जनूबी पंजाब की बात हो रही है, फिर सिंध को तकसीम करने की भी बात हो रही है, और फिर हज़ारा सूबे बनाने की भी बात हो रही है।
आपके ख्याल में ये भी कहा जा रहा है कि केपी और पंजाब में तो इस हवाले से माजी में करारदादें भी पेश हुई और मंजूर हुई, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा सूबा है जो वाकई वक्त की ज़रूरत है, जो बन जाना चाहिए? आपसे वो अर्ज जी करूंगा कि ये इस वक्त किसी सूबे की ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पे उसको उसमें से जो है आप स्लाइस आउट करके एक और सूबा बना दें, दो बना दें, तीन बना दें। ये बिल्कुल इस वक्त जो है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। यहाँ पे दो सूबों में पहले आग लगी हुई है, आज़ाद कश्मीर में आपने और आग लगा दी। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है सारे मुल्क में खराब हुई हुई है। जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज है, आपने कभी गौर किया है आपने? वो 50% तक पहुंच गई है, यूएनओ की रिपोर्ट। अब बताइए कि जहां पे 12 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन हो और वहां पे उनके मुतालिक किसी 5 बजट आए हैं, इन 5 बजट में से आप बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट, कोई एलोकेशन ऑफ फंड उन गरीब लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इंसान हैं हमारी तरह के, बच्चों के मुतालिक जो उनके बच्चे हैं, ये वही जज्बात हैं जो हमारे एज पेरेंट्स अपने बच्चों के मुतालिक हैं। क्या क्या वो कोई कोई उसमें किसी ने सोचा कभी, किसी हुकूमत ने? तो ये मसले बहुत ज्यादा हैं बड़े। जब तक ये मसले आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कानून की बारादस्ती जिस कानून के आगे सब बराबर खड़ा नहीं कर देंगे। अच्छा, लेकिन वैसा अब सर ये एक बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जो आप बयान कर रहे हैं। वैसे आपकी अपनी नहीं सर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज करना नहीं चाह रही ना, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ। ये कहिए हाँ वही ना, यानी इसलिए पूछ रही हूँ मैं कि पीपल्स पार्टी सर पंजाब में तो बड़ी मतलब जोर शोर से कहती है कि जी जनूबी पंजाब को सूबा बनाए, लेकिन जब सिंध में उनसे बात करें सूबे की तो वो कहते हैं सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। तो ये जो डोल पॉलिसी है, इससे फिर ये तो फिर पार्टी अपना फायदा निकालेंगे जी। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये देखिए ना, ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाँ। सिंध में क्या करप्शन, आपको कोई इंतहा इस वक्त अगर करप्शन को आप देखें तो पंजाब और सिंध में करप्शन का आप कोई पैरेलल तलाश नहीं कर सकते। इस हद तक करप्शन है कि सोचा नहीं जा सकता, और क्वांटम ऑफ करप्शन के मुतालिक आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस हद तक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये दोनों सूबों में ऐसा ही है, और हम ख्याल भी नहीं करते। अब देखिए ना, अगर आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपने आप कहते हैं जी बड़ी गुड गवर्नर और बड़ी पंजाब में जो बड़ी कमाल की हुकूमत चल रही है, अभी ईद उल ज़ुहा के ऊपर आपने सब ने पढ़ा भी होगा, टीवी पे भी सुना होगा कि जी मरीम नवाज साहिबा ने काफ़ी एक बड़ा बजट जो है एलोकेट किया, और फौरन वो कहा कि इतने 1000 गैलन जो है वो अरक गुलाब जो है वो ख़रीदा जाएगा, और ख़रीदा गया, और उसको और लाहौर की सड़कों पे उसका छिड़काव किया गया कि ताफुन ख़त्म हो जाए जो ईद उल ज़ुहा की वजह से शायद आ गया था। अब मुझे ये बताइए कि ये लाहौर की चंद सड़कें के ऊपर अगर ये इन्होंने इतना पैसा खर्च दिया, तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में करोड़ों रुपए लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके घर जो हैं 2 बांस के डंडे और उसके ऊपर कपड़ा डाल के उनका घर बनता है। वहाँ कोई ना उनके कोई लैट्रीन में कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना किसी किस्म का इंतज़ाम है। वहाँ ताफुन और वहाँ पे बू नहीं आती है। वो लोग इंसान नहीं है? कोई सोचा कभी किसी ने? और उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है? बराबर है इस वक्त। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हम पहलू तही कर रहे हैं, असल मसले से हम हट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही और इसका सबसे बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये पॉइंट बड़ा तफसीली। एक बात सुनिए। जी 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 सर। यहाँ पे अगर जरूरत है तो आर्टिकल 140A के इन्वोक करके लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करें इमीडिएटली, और ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो उनको दें, ताकि ये मामला जो हैं ये हर छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो या कोई तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, और वो इस मसले, छोटे छोटे मसलों को वो फौरन हल करें। सही। तो फिर भी बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। ये भी अब एक वैसे ना बड़ा मसला बना हुआ है कि बल्दियाती सिस्टम को भी फाल नहीं होने दे रही पीपल्स पार्टी, लेकिन चलिए डिबेट कहीं और फिर चली जाएगी। अच्छा सर, अब कुछ पीटीआई से मुतालिक जानना चाहूँगी कि आप लोग एहतजाज की तैयारी भी कर रहे हैं, और सितंबर के एंड की कॉल भी दी गई है अफरीदी साहब की तरफ से कि इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च होगा,
और यहाँ आके बाकायदा स्टे किया जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि जी पंजाब से रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है इस मरतबा। पंजाब में बड़े मसले होते हैं सर पीटीआई के कारकुनों को निकलने में, एहतजाज करने में। इस मरतबा आप केपी के साथ कितना हिस्सा डालते हुए पंजाब को देख रहे हैं? कैसे मुमकिन हो सकेगा आप लोगों के लिए कैपिटल की तरफ आना? मेरे ख्याल में देखिए, मैं बताऊं, आप हिस्टोरिकली वर्ल्ड हिस्ट्री को भी उठा के देखेंगे और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी सामने रखें। जो आप प्रेशर बिल्ड करते हैं ना, सख्ती की वजह से, तशद्दुद की वजह से, जुल्म की वजह से, वो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। फियर का जो 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 बिल्ड कर किया जाता है, फियर, और इससे वो परमानेंट नहीं हो सकता कभी भी। वो एक प्रेशर बिल्ड किया आपने, लेकिन नेचर जो है, कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमेना इन नेचर। तो वो थोड़ी सी देर के लिए तो बड़ा सख्त वर्क करता है। वो वक्त गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए। अब वो डिसिपेट हो रहा है वो प्रेशर। अब ये जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे नहीं दबेगा, इसलिए कि मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के अपने मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि लोग तंग आ गए हैं। और हमारी इकोनॉमी इतनी बैठ गई है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इतनी कम हो गई है, और हमारी इंपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा आ गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो चुका है हमारा। तो ये सारे मामलात जो हैं, अब वो ज्वाइंट टुगेदर अगर आप उनको इकट्ठा कर लें तो आप देखेंगे कि ये मसाइल खुद ब खुद एक बड़ी पब्लिक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें पीटीआई तो सिर्फ उसमें एक हरावल दस्ता शायद रोल अदा कर ले, क्योंकि उनकी भी इतनी खूबसूरत कोई अच्छी जो है वो मैनेजमेंट नहीं बन सकी। लेकिन हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए, कभी इतनी बड़ी मूवमेंट के मतलब उन्होंने बात नहीं की थी जो आज वो प्रैक्टिकली सामने आती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। ये सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कितनी बड़ी सूरत बनेगी। मजाल क्या है पंजाब की कि पंजाब उसको रोक सके, या कोई और सूबा रोक सके, या कोई और ताकत रोक सके? नहीं रोक सकेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आपके ख्याल में ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में बहुत से लीडरान बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये ख़त्म करना एक मजबूत इम्पैक्ट के लिए अपोजिशन के कितना ज़रूरी है? ये आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हालात के पेश नज़र के इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, टॉप लीडरशिप जो है उनको झूठे केस बना के 10-10 साल सजा दे के उनको जेलों में डाल दिया, ये वो जेर ज़मीन चले गए, छुप गए। तो अब जो लीडरशिप रह गई बाकी, वो इतनी मैच्योर पॉलिटिकली है कि वो शायद इतनी बड़ी इस किस्म की इंट्रिकेट सिचुएशन को संभालने की जो है वो मुतामल होती नजर नहीं आती। एक एस्पेक्ट तो ये हमारे सामने है जो नजर आता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साथ साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और बड़ी हद तक जो मसाइल जिनका पीटीआई को सामना करना पड़ा है इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहां हमने नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबों की जो डिबेट पिछले 24 घंटों से हमें ज़्यादा हाइप क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर कुछ हम बात करेंगे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। जहां हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि नए सूबों के हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखे हुए, ख़ासतौर पर सिंध की तकसीम ऐसी है जिसके ऊपर बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है। लेकिन किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहाद में रहते हुए इस इशू पे आगे चल सकती है, इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब। मंदुखेल साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग का मुतालबा कर रही है, और इस हवाले से बहुत डिबेट बड़े दिनों से चली भी आ रही है, लेकिन अब जिस तरह इस डिबेट ने ज़ोर पकड़ा है और एमक्यूएम ये कह रही है कि इसके ऊपर एक भरपूर कैंपेनिंग भी करेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये जो नए सूबे हैं होना ही नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ सिंध की हद तक क्योंकि नए सूबों की बात हो रही है इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफ है? देखिए, कौमी डायलॉग की आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे कानून का आइन के तालिब इल्म मेरे नज़र में तो ऐसा कोई शक नहीं है कि कौमी डायलॉग हो। आइन में बाकायदा वाज़ेह तौर पे आर्टिकल 239 सब क्लास 4 के तहत ये कहा गया कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाना हो उस सूबे से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, फिर कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से उस तरमीम को पास किया जाए। कानून आइन तो हमें ये सिखाता है, और ये ऑलरेडी प्रोसेस पंजाब में, जनूबी पंजाब और बालपुर के लिए करारदाद पास हो चुकी है। ये ऑलरेडी हज़ारा सूबे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाकायदा करारदाद 3 मरतबा पास हो चुका है।
तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और जिस सूबे में एक भी मुस्लिम लीग नून का एमपी नहीं है, और एमक्यूएम की अगर 10-20 है, चलो फॉर्म 47 ही सही है, लेकिन उसकी तादाद तो ऐसा नहीं है 2/3 मेजॉरिटी। तो सिंध की तरफ क्यों? जिस सूबे में ऑलरेडी करारदाद पास चुकी है वहां से बिस्मिल्लाह कर ले, फिर सिंध में भी कोई हिम्मत कर ले, नून लीग या एमक्यूएम यहाँ लोगों का दिल जीत ले, आवाम की खिदमत कर ले, 2/3 मेजॉरिटी लाए, फिर यहाँ भी पास कर ले। जब कानून में गुंजाइश ही नहीं है, आइन में गुंजाइश नहीं है, तो ये कौमी डायलॉग किस चीज का? आप कौमी डायलॉग कर ले दहशतगर्दी के ऊपर, आप कौमी डायलॉग कर दे ये करप्शन के ऊपर, ठीक है, ये तो एक डिबेट हो सकती है, मगर सुबह के हवाले से कौमी डायलॉग मेरे नजर में कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है। और न इस ऑप्शन को आइन को एक तरफ रख के अपनी मतलब के लिए कौमी डायलॉग कर ले, मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस पे एग्री होगी। लेकिन ये फरमाएगा कि ये भी बात हो रही है कि नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स का जो असल मसला है वो ये है कि जो इख्तियारात हैं और जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल निचली सतह तक नहीं पहुंच पाती आवाम के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों के तरीक़ाकार में कोई फ़र्क होना चाहिए, या इंतज़ामी यूनिट्स का जो तरीक़ाकार है उसको लीड करना चाहिए? असल सोल्यूशन क्या है पीपल्स पार्टी के पास इसका? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक तरफ जो है ना वो तलवार रख दी है, दूसरी तरफ अपनी कुआं खोल ली। अभी आप ऑप्शन दे रहे हैं कि इस तलवार के ऊपर अपना गर्दन रखना है या कुएं में आपको फेंका जाए, तो ऐसा तो कोई नहीं होता है। मैंने आपके सामने आइन का आर्टिकल 239 क्लियर वाज़ेह तौर पर बता दी है। अगर नहीं पढ़ा है, गूगल में भी आजकल है 239 सब क्लास 4 पढ़ ले, उसको क्लियर लिखा हुआ है। तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ तलवार रखे, और हमें कहते हैं चॉइस कर लो आपने किस पे करना है। तो ऐसा तो पीपल्स पार्टी ने फांसियां भी देखी है, कोड़े भी देखे है, शहादतें भी देखी है, जेलें भी देखी है। तो ये जो कुएं और तलवार वाला जो पॉलिसी है, ऑप्शन है, ये पीपल्स पार्टी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि दोनों एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप तलवार से हमारे गर्दन उड़ा दे या हमें कुएं में फेंक लें। क्योंकि जमहूरी तरीके से तो यही है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। बाकी अगर मुल्क में कोई माजी में मार्शाल्लाह अयूब खान का, जनरल फेस का, जनरल मुशर्रफ का, जनरल जियाउल्लाह का, तो वहां न कोई कौमी डायलॉग हुए थे, न कोई 2/3 मेजॉरिटी से आइन पास हुआ। वो आ गए तो आ गए, तो वो उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन सियासी जदोजहद हम जरूर करेंगे। लेकिन ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि कराची और हैदराबाद जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो इंतज़ामी सहूलियात हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी पिछले ख़ास तौर पर जो 2024 के इलेक्शन थे उसमें कराची से भी एक बड़ा नंबर वोट्स का लेने में कामयाब हुई। आप क्या समझते हैं कि अगर हम नए इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ नहीं जाते तो जो बड़े सिटीज़ हैं उनके लिए पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है? देखिए, जिन लोगों ने ये जो बहुत सारे जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, जिनको मैं येलो जर्नलिज्म या लिफाफा सहाफत कहता हूँ, वो अपनी तरह से कोई किताबचा खोल देते हैं और वो ये कहते हैं सिंध में 8 सूबे बनेंगे, पंजाब में 10 सूबे बनेंगे, बलूचिस्तान में 7 सूबे बनेंगे। तो मैं इनसे पूछता रहा, फिर उनका अगला जुमला ये होता है कि चूंकि पंजाब बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया में 173 मुल्कों से भी बड़ी आबादी है, तो मेरे भाई अगर दुनिया में 173 मुल्कों से बड़ी आबादी है, पंजाब जिसकी आबादी 13 करोड़ है, तो उसके आप 10 सूबे बना रहे। बलूचिस्तान की टोटल आबादी जो ना वो 1.5 करोड़ है, यानी 5 लाख के ऊपर आप एक सूबा बनाएंगे। मैं अपने आबाई इलाका जोब की बात कर रहा हूँ, टोटल आबादी 5-6 लाख है, उसको भी सूबे जो ये सोशल मीडिया पे नक्शे गुम रहे हैं उसमें सुबह, और फिर इस तरह छोटे यानी 4-5 लाख जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सूबे बना रहे हैं। तो आपकी अपनी दलाइल जो ना वो उसको कोई कन्विंस आप नहीं कर सकते हो। तो फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन, यानी 13 करोड़ सूबे में 10 सूबे और 1.5 करोड़ आबादी वाले सूबे में 8 सूबे, तो ये तो खुद ही अपनी दलाइल में जो ना वो फंस रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कराची की अगर बात आपने की है, मुर्तजा अवाब की बात की है, कराची की आबादी जो भी शुमार है उसमें 62% जो ना वो सिंध हुकूमत के पास नहीं है। यानी ये वफाकी अदारे है या वफाकी डिपार्टमेंट है कि आप के नाम से कहो या आप कंटोनमेंट बोर्ड के नाम से करो या फिशरीज के हवाले से कर लो या आप कैपेटी के हवाले से कर लो या नेवी और एयरफोर्स के हवाले से करो, बाकी बचते 38% आबादी। उस 38% के हिसाब से 25 टाउन है, तो 25 टाउन में से 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, 3 टाउन पीटीआई के पास है, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। मगर मलबा सारा 100% जो ना वो हमारे ऊपर या हमारी मेयर के ऊपर जो डल रहा है कि ये जिम्मेदार है।
जबकि मैं आपको अगर टैक्स के लिहाज से भी बता दूं कि यहाँ पे अगर डिफेंस में एक छोटा सा दफ्तर है, मुझे कोई क्लाइंट बता रहा था कि वो जो है ना वो साल के 2.5 लाख रुपए टैक्स अदा करते हैं। तो आप मुझे बता दो कि फिर 2.5 लाख एक अपार्टमेंट से, एक दफ्तर से, छोटे से, उसे 2.5 लाख टैक्स आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि बाकी कराची में सिंध गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा रहा है? वो तो ज्यादातर कच्ची आबादी है। और तरक्याती काम इस वक्त भी 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं, जो कि फिर भी जो ना वो कराची जो ना उस तरह से नहीं है गया। फिर मैं ये कहूंगा कि जो वफाक की यहाँ मैंने 62% आबादी बताई है, तो उस 62% ने वफाक ने कितने पैसे दिए? इस साल भी के 4 मनसूबा जो पानी का है पिछले 24 साल से इल्तवा का शिकार है, और एमके माले दावे कर रहे हैं कि इस साल 10 अरब रुपए तो उसके लिए रखे हैं, तो उसके ऊपर कैसे होगा? फिर ग्रीन लाइन मंसूबा पिछले 8 साल से मुस्लिम लीग ने शुरू किए, वो आज भी इल्तवा का शिकार है। फिर मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुस्तफा कमाल साहब का एक हल्का है, वहां पानी की बूंद बूंद को बल्दिया टाउन एन 242 करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब पिछले 5 साल से वज़ीर आज़म है, 2 रुपए का काम उसने नहीं किया है। मुस्तफा कमाल साहब 2.5 साल से वफाकी वजीर है, वहां पे एक गली जो है ना उसके ऊपर उसने काम शुरू किए हुए प्योर ब्लॉक, और दिन में 75 उसकी वीडियो टिकटॉक बनाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के काम आवाम को या इस तासुब के चश्मे जो पहने हुए इनको नजर नहीं आ रही है। आप प्रैक्टिकली देखिए, आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज, तालीम और रोजगार के लिए कराची आता है, और यही कराची जो 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है। अब इस कराची को अफरा तफरी और लिसानियत की नजर करना, यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहते कराची में, जो 200 साल से ज्यादा तारीख रखते हैं। इधर कराची में ली मार्केट में एक अफगानी एसोसिएशन के नाम से एक कंपाउंड आबादी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी जो दलाल है, सारी जो हकीकतें हैं, वो आवाम के सामने है। और फिर भी अगर वो लोग जिनकी काउंसलर बनने की औकात न हो और वो इस तरह के दावे कर रहे हैं और कराची को अलग करने की सोच है, और फिर वो पहले खुद तो देख ले कि उनके अंदर जो दड़े हैं, जैसा आफाक अहमद साहब वो कहते हैं कराची को अलग सूबा नहीं होना चाहिए इस वजह से कि सक्कर का, मियापुर खास का, हैदराबाद का, लड़काना के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर एक मरतबा लिसानियत की जो ना वो एक कोशिश हो रही है, और ताकि यहाँ पे बरादरी लेवल पे एक दूसरे के साथ जो ना गुतम गुजाओ। सर ये भी बताएगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एक से ज़ायद मरतबा ये बात कर चुके हैं कि तकरीबन पिछले 18 सालों में कोई 22,000 अरब रुपए के करीब मिले हैं सिंध हुकूमत को, जिसमें से कुछ भी ख़ास तौर पर जो पब्लिक रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इस किस्म के दीगर जो सेक्टर्स हैं उस पर ख़र्च नहीं किए जा सके। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना कभी इसका जवाब दिया और ना ही कभी जो MQM के मुख्तलिफ अदवार में फ़ंड्स विफाक के थ्रू आते रहे उस पर कभी कोई सवाल किया गया? खुद MQM की अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी वो भी कई मरतबा विफाक में वजारतों पर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी पे वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब कई मरतबा, उसके ऊपर अभी तक पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, हम हाईलाइट करते हैं हर टॉक शो में, देखते हैं, शायद आपने न्यूज़ सुना हो। पहले तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि 22,000 अरब जो ना वो कराची को, सिंध को मिले हैं, तो 22,000 अरब वो आप बाकी सूबों का आदाद शुमार भी बता दें। और उस 22,000 अरब में 18 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इनकी उर्दू भी बड़ी कमजोर है। पीपल्स पार्टी की बिला शिरकत गैर 28 साल, ओ भाई उर्दू तो ठीक कर दो अपनी, मैं पठान आदमी हूँ, आपसे ज्यादा अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ और बोल रहा हूँ। 18 साल में तो 10 साल आप हमारे साथ एहतियाती थे, टॉप की वजारतें आपके पास थी, वजारत सेहत, वजारत तालीम, वजारत इंडस्ट्री, वजारत बल्दियात आपके पास था। और फिर इन 18 साल में आपका 14 साल कंटिन्यूसली एक गवर्नर था जो आपका इशरतुल लिबास साहब के नाम से था, और पिछला गवर्नर भी आपका था। और फिर उसके बाद अगर आप देख लें कि 3 आप मेयर नाजिम रह चुके हो वहां पे कराची में। आज भी पिछले 40 साल से मुस्तफा कमाल एंड कंपनी जो ना 40 साल से वफाकी हुकूमत के साथ है, सूबाई में भी अक्सर हमारे साथ होते हैं या दूसरी जमातों के साथ। आप मुझे बताओ, कराची में आपने दूध के नहरें बढ़ाई, जो 18 साल का बच्चा हो उसको जरूर ये नहीं पता होगा कि ये तो बड़ी मासूम जमात है, PSB क्यों, लेकिन जो 18 साल से बड़े उम्र के लोग, उनको अच्छी तरह पता है कि कराची में जो कत्ल गारत हो रही थी, यहाँ पे जो ड्रिल मशीन मुखालफिन के घुटनों में अगर यहाँ जो बुरी बन लाशें जो ना वो दी जा रही थी, यहाँ जाके जो चाइना कटिंग हो रही थी, ये सारी चीजें 18 साल से बड़ी उम्र के नौजवानों को ये अच्छी तरह पता है। लेकिन सवाल ये कि आज मैं ये कहूंगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो लिसानियात तो नहीं है, कत्ल गारत तो नहीं है। हाँ, ये होगा कहीं गटर का ढकना नहीं होगा, कहीं रोड खराब होगा, कोई पानी का मारा होगा, जो है बिल्कुल मैं मानता हूँ,
उसको बेहतर करने की जरूरत है। आप वफाकी हुकूमत में, आप सिंध के बड़े शहरों की आप ठेकेदार बने हुए, आप मुझे बताओ, चलो 18 साल भी, 40 साल भी आपका नहीं गिनता हूं, आप पिछले 40 साल से जब आप वफाकी हुकूमत के हिस्सा है, आपने कराची के लिए क्या किया है? आपने एमएनए के नाम पे 20 अरब रुपए फंड तो ले लिए अपनी जेब गर्म करने के लिए। आप मुझे बताओ के 4 मंसूबे के लिए आपने क्या किया है? के 5 मंसूबा जो मैंने बनाया था पिछले असेंबली में, उसका क्या बना? आपने कितना किए? ग्रीन लाइन के लिए जो 8 साल से अल्तवा कशकार, उसके लिए क्या किया? तो बहुत सारी बातें हैं जो आवाम को हम बार बार बताते हैं, और ये सारी चीजें हकीकत है, क्योंकि इन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं है। एमकेएम तो अल्ताफ हुसैन की है, ये बेचारे तो कभी पीएसबी, कभी माजर को दफनाना, कभी एमकेएम को खत्म करना, मुखबरे खास का किरदार अदा करके अपने लोगों को पुलिस के हाथों पकड़वाना, ये कातिल है, ये दहशतगर्द है, इसके खिलाफ फायर है, ये तो उनका धंधा रहा है, जब भी उसका नाम मुखबर खास ही पड़ा है। और दूसरी बात ये अब इनके पास कारकर्दगी को कुछ नहीं है। मैं जो पिछले दिसंबर में 2.5 साल के लगभग 2.25 साल मैं एमएनए था, मेरे 15 अरब रुपए के तरक्याती काम सिर्फ अपने हल्के में कराए, जो आज भी मौजूद है। कोई मुझे चैलेंज कर ले तो मैं उसको डिबेट करने की हल्के में ले जाने को तैयार हूं। और फिर मुस्तफा कमाल साहब पिछले 2.5 साल से वफाकी वजीर, 40 साल को भी छोड़ दे, ये 2.5 साल जो मैं बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी एमएनएशिप का, जो 2.5 साल में मैंने काम किए, आइए मेरा साथ वो भी, आप वफाकी वजीर, मैं एक कारकुन पीपल्स पार्टी के जाला। अब जब उनके पास कारकर्दगी को कुछ नहीं हो तो ये लिसानियत पे लाएंगे, जुल्म हो गए, माजूरों के साथ तबाह हो गए, सिंधियों ने लुट के खा लिया फलानों को। भाई मैं पठान हूं, मैं हिमायत कर रहा हूं, आप मुझे बताओ आप अपनी कौम को क्या दिए? चलो मैं तो हुक्मरान में नहीं हूं, मैं हुक्मरान पार्टी का हिस्सा जरूर हूं, एक आदना सरूक की नस्ल से। आप जो 40 साल से माजूरों के नाम पे आप हुकूमत करते आ रहे हो, आपने माजूरों को क्या दिया है? जो जो पाकिस्तान जब बना था तो 27 उर्दू स्पीकिंग सेक्रेटरी थे, 27 में से 26 उर्दू स्पीकिंग सेक्रेटरी थे। आज कौन है? आज आपकी उर्दू स्पीकिंग को आपने कहां लाके पहुंचा दिया? आपने चिट्ठी रिक्शा पकड़ा दिए, आपने फूड पांडा पकड़ा दिए, आपने दिया क्या मौजूद नौजवानों को? आप जरा अपने गिरबान में देख के आइए, एक नेशनल टीवी पे मेरे साथ डिबेट कर ले, आप अपनी कारगर्दगी दिखाते हैं, मैं आपकी कोताही दिखाऊंगा कि आपने क्या किया, और फिर ये भी बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध के लिए क्या काम किए, कराची के लिए क्या खिदमत की, वो भी मैं गिनूंगा। आज भी 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम सिर्फ कराची में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर बंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। जो भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी का स्टांस जो भी रहे, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि आप कुछ भी करें लेकिन जो फ़ैसला होना है वो फ़ैसला हो चुका है, और ये लेजिस्लेशन आने वाले वक्त में भी हम बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस लेजिस्लेशन का जो असल मकसद है वो उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल किया जाता है या फिर नहीं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें भी रुकावट पैदा करती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।